प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. टुडे डिस्कस अबाउट डिफरेंट terminology, different chromatographical terms used in separation of different chromatography. ठीक है, ये डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिकल टर्म्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट नोन इज द एनालाइट. व्हाट इज analytes? Analyte is the substance to be separate during the chromatography. It is also normally what is needed from the mixtures. Analytes means आपका solution आपके जब सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं, मीन्स आप जिस सैंपल का हमें एनालिसिस करना है उस सैंपल के अंदर आपके मिक्सचर को डिसॉल्व करते हैं, वो एनालाइट्स बनाता है. एनालाइट्स के अंदर मतलब सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं. सल्यूट मीन्स जिस सैंपल को आपको एनालाइज करना है उसे हम एनालाइट्स करते हैं, मीन्स जिसका सेपरेशन हमें करना है वो एनालाइट्स होंगे. Second है analytical chromatography. Use determine the existence of possible also concentration of analytes. Concentration of analytes in sample के अंदर कितना concentration है और उसको separation कैसे करना है. Second है एक बॉन्डेड फेज है ना. प्रीवियस क्लास में हमने कहा था कि क्रोमेटोग्राफी को हमने क्लासिफाइड किया था अकॉर्डिंग टू द बॉन्डेड फेज या सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस के अकॉर्डिंग. उसके बाद हमने देखा था कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को अलग क्लासिफाई किया था, नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी जो होती थी उसको अलग किया था, एंड कॉलम या ट्यूब्स क्रोमेटोग्राफी को अलग. तो यहाँ पे हमारा है कि बॉन्डेड फेज क्या होता है. ध्यान से, इज ए स्टेशनरी फेज. बॉन्डेड फेज मतलब is a stationary phase that is covalently bonded to the support particles or to the inside wall of the column tubing. अगर हमने कॉलम के यूज किया है तो कॉलम्स की बाद में कल हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि हम वहाँ पे स्टेशनरी फेज में सिलिका जेल यूज कर रहे थे और सिलिका की स्लरी बना करके हम ऊपर से उसके अंदर फिल करते थे. सिलिका जेल जा करके नीचे पे क्या होता था, सस्पेंड होकर के बैठ जाता था. वहाँ वो क्या करता था, स्टेशनरी फेज, और जिसके थ्रू हमारा सॉल्वेंट यहाँ पे मूवमेंट करते. कहता है स्टेशनरी फेज that is covalently bonded in the support material. जो भी सपोर्ट मटेरियल उससे हमारे क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं. आगे हमने देखेंगे इसके. ठीक है, इसके बाद लास्ट फोर्थ है हमारा क्रोमेटोग्राम. इज विजुअल आउटपुट. क्रोमेटोग्राम क्या है देखिए, इज ए विजुअल आउटपुट ऑफ क्रोमेटोग्राफ इन द केस ऑफ ऑप्टिमल सेपरेशन डिफरेंट पीक्स आर पैटर्न क्रोमेटोग्राम करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेपरेटेड इन मिक्सचर्स. मीन्स आपने एक मिक्सचर्स लिया है, उस मिक्सचर के अंदर 2 3 4 कंपोनेंट्स अगर प्रेजेंट हैं तो उस कंपोनेंट्स में कितने प्रेजेंट हैं उसको एक पीक के द्वारा, अगर 4 है तो 4 पीक्स देगी, 4 है 3 है तो 3 पीक्स, 2 है तो 2 पीक्स, 1 है तो 1 पीक्स. मीन्स आपका सिंपल जो मिक्सचर्स है आफ्टर द सेपरेशन एक पीक शो करता है, एक ग्राफ शो करता है. दिस इज नोन एज द क्रोमेटोग्राम. उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राम. तो एक विजुअल आउटपुट मतलब जिसको हम देख के बता पाए कि ये हमारा सेपरेशन हो चुका है. तो अगर हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज कर रहे हैं तो कॉलम का अलग सेपरेशन होगा. अगर हम आप एसपीएलसी यूज कर रहे हैं तो एसपीएलसी में हमारा डिटेक्टर के थ्रू डिफरेंट पीक्स देंगे, उसको हम क्रोमेटोग्राफ बोलेंगे. इस तरह से हमारा उसको क्रोमेटोग्राम होते हैं. आप देखेंगे इस तरह ये हमारा एक ग्राफ है. देखिए सपोज यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों तरफ भी ग्राफ. इस ग्राफ के अंदर देख रहे हैं कि 2 पीक्स दे रहा है. ठीक है, यहाँ पे मे भी हो सकता है इसके अंदर 2 पिक्चर्स हो सकती है. आप यहाँ पे देखें ए बी सी एंड डी, आप देखेंगे क्रोमेटो. तो ये हमारा डिटेक्टर्स ने सैंपल को हमने इंजेक्ट किया है एसपीएलसी के अंदर, कॉलम्स के अंदर. देन आफ्टर द सेपरेशन होने के बाद ये 4 पीक्स शो कर रहे हैं, मतलब आपके मिक्सचर्स में 4 कंपोनेंट्स हैं. देखें रिप्रेजेंटेड बाय ये ग्राफ, जिसको हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. मींस आप देखिए ध्यान से, ये कॉलम है, इस कॉलम के अंदर हमने स्टेशनरी फेज यूज किया है एंड देन मोबाइल फेज, और यहाँ से हमारा एनालाइट को सेपरेट करने के बाद, ठीक है, वहाँ पे पीक शो कर रहा. अगर एक कंपोनेंट्स है तो एक पीक करेगा, अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स है डिफरेंट सोर्स को बोलते हैं क्रोमेटोग्राम. देखिए यहाँ पे डिफरेंट पीक है, तो आपका जो पीक्स होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. जैसे यहाँ पे करंट और टाइम के बीच में कितने टाइम में कितने पीक्स है, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 1 आवर में कितना, तो टाइम एक्सिस और वाई एक्सिस
में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में करंट के थ्रू हम एक कर्व प्लॉट करते हैं और डिफरेंट पीक्स मिलती हैं। इसको क्या बोलते हैं? पीक्स मींस एक ग्राफ जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर कितने मिक्सचर्स हैं। अब आप इससे डायग्राम को बहुत ही अच्छे से देखें आप लोग ध्यान से। इसके अंदर ये ग्राफ प्लॉट है, देखिए इस ग्राफ में आपने क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे एक सैंपल ले रहे हैं सपोज, ठीक है, कितने ग्राफ आ रहे हैं? 1 ग्राफ। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, इसको सेपरेशन जो करते हैं उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। एक ग्राफ ये है, देखिए यहाँ पे एक पीक शो कर रहा है, दूसरी पीक्स ये है, दूसरा ये दूसरी पीक्स है, ये तीसरी है, छोटी सी है लेकिन कहते हैं सौर पीक है, ब्रॉड ये चौथी और पश्चिमी। अब आपने देखा एक सैंपल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है। यहाँ पे हमने देखा कि एक थियोफाइलिन्स है, उसके बाद दूसरा हमारा पैरासीटामोल है, थर्ड है हमारा क्लोरमेथाजोल्स, फोर्थ हमारा फिनोटीन फिनटोइंस और फिफ्थ में कार्बाजिपिक। ये डिफरेंट डिफरेंट पीक्स है। अब हम देखेंगे कि जो पीक्स है इसमें शार्पनेस कहाँ है, तो पीक्स की हाइट, ठीक है, पीक्स हाइट। तो आप देखते हैं यहाँ से ये बेस है, बेस से जो हाइट होगी वो हमारी उसको बोलते हैं पीक हाइट होगी, इसको क्या बोलेंगे? पीक हाइट। दूसरा होता है रिटेंशन वॉल्यूम और रिटेंशन टाइम। देखो ये रिटेंशन वॉल्यूम एंड रिटेंशन टाइम, मतलब जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे क्रोमेटोग्राफ, उसके बीच में एक रिटेंशन टाइम होगा, रिटेंशन वॉल्यूम, पीक वाइडनेस, ठीक है। ये तो ये कहाँ पे देखिए है, ये जब हम आगे एचपीएलसी पढ़ाएंगे, एचपीएलसी की और जीसी में इस तरह की पीक्स आती है, तो आपको यहाँ पे हम सिर्फ ग्राफ को रिप्रेजेंट करना बता रहे हैं किसको क्या। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये रिटेंशन वॉल्यूम है, इसके बीच का ये हमारा इसको बोलते हैं रिटेंशन वॉल्यूम, ठीक है, वी आर। और इसके बाद करस्पॉन्डिंग रिटेंशन टाइम, मतलब आपने सैंपल को कॉलम में इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद जब आपका पीक्स आना चालू हुआ है तो कितने टाइम में हमारी ये पीक्स आई है। ये फर्स्ट एक ये हो गया, ये सेकंड हो गया, तो इनके बीच के टाइम को रिटेंशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि ये बिल्कुल शॉर्प है, कुछ पीक्स में क्या होती है थिकनेस ज़्यादा है, यहाँ पे इसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसकी भी थिकनेस ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलते हैं? पीक वाइडनेस। कितनी उसकी पीक की चौड़ाई है, इसको पीक वाइडनेस को, ये है एक हाइट ऑफ पीक्स, दूसरा पीक वाइडनेस, रिटेंशन टाइम, रिटेंशन वॉल्यूम। इस तरह से हम एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं। तो यहाँ हम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, इसके बारे में हम आगे जब क्रोमेटोग्राफी एचपीएलसी लेंगे तो वहाँ पे अपन इसको क्लियर करेंगे। यहाँ हम सिर्फ ग्राफ से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ हमारी जो टर्मिनोलॉजी यूज किया क्रोमेटोग्राम की, सर एक डाउट है, विजुअल आउटपुट्स है, इसके थ्रू हम इसको करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ टर्मिनोलॉजी एक यूज किया है सेकंड वन में, बॉन्डेड फेज इज ए स्टेशनरी फेज दैट इज कोवैलेंटली बॉन्डेड। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा बॉन्डेड फेज है, ठीक है। इस बॉन्डेड फेज में जैसे सपोज अपना सिलिका जेल यूज किया है, मैग्नीशिया यूज किया है, कैल्शियम सिलिकेट, तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे सिलिका मटेरियल्स होंगे, मतलब एडसोर्बेंट होंगे, ठीक है। अब एडसोर्बेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से क्या होंगे, आपस में बाइंडेड करते हैं। इन बॉन्डेड फेज क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम एक बॉन्डेड फेज क्रोमेटोग्राफी भी, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिंग टू स्टेशनरी फेज केमिकल बॉन्डेड टू द सॉलिड सपोर्ट। अब यहाँ पे सिलिका हाइड्रोक्सी, यहाँ पे SiR क्लोराइड ग्रुप, इस तरह से एक दूसरे को, तो यहाँ से HCl क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और ये ऑक्सीजन और इस तरह से एक प्रकार का बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे अब आप देखिए R ग्रुप्स भी डिफरेंट, R कैन बी C18 अल्केन चेन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चेन्स हो सकती है नॉर्मल से लेकर। R एमीन ग्रुप, सेकंड है एमीन ग्रुप NH2 ग्रुप्स, सेकंड आपका एमिनिन ग्रुप है, ये एमीन ग्रुप हो सकता है। साइनो ग्रुप्स हैं, ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट में अटैच हो सकते हैं, डिटरमाइन द एनालिटिक्स विद द सेपरेटेड द थ्योरीज। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि सिर्फ टर्मिनोलॉजी की बात करें कि उस टर्मिनोलॉजीज का यूज क्या है। बॉन्डेड फेज मतलब होता है जहाँ पे आपका स्टेशनरी फेज, वहां से मटेरियल। शाम को कोई डाउट है, वो आवाज लगा रहा आपको, शायद वॉइस नहीं आ रही। हाँ शशांक बोलो, बोलो शशांक। गया हो, ठीक है, ओके। हेलो, हाँ शशांक क्या है, बोलिए। मेरा डाउट था, मैं इतनी देर से बोल रहा, सुना ही नहीं दे रहा है, लग रहा है उसमें हाँ, प्रॉब्लम हो रहा है कुछ।
कह रहा था सर, जो वो पीक आती है, मतलब जैसे किसी की पीक की हाइट जो होती है, उस हाइट से मतलब कुछ वो होता है क्या फैक्टर, अभी वो कुछ करता लास्ट है में क्या इफेक्ट बताएंगे, हाइट? अभी हम टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आप टर्मिनोलॉजी समझिए। वो जहाँ आएगा, बीच में क्लास तुम अटेंड नहीं करते डेली, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आता। आप क्लास रेगुलर यूज किया करो। हम वहाँ पे सिर्फ टर्म ग्राफ बता रहे हैं, हाइट्स का क्या रोल रहेगा, पीक्स क्या होगा, रिटेंशन टाइम्स क्या है, आल्सो डिस्कस अबाउट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम एचपीएलसी पढ़ेंगे, हम वहाँ पे उसको पूरा डिटेल बढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको ये समझना है कि हाइट्स होती है, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, मतलब क्रोमेटोग्राफ का मतलब क्या है, एक ग्राफ से। ठीक है, जब हम एचपीएलसी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे रिटेंशन टाइम्स का, हाइट से क्या मतलब रहेगा, थिकनेस का क्या मतलब होगा, उसको कैसे सैंपल को हम एनालाइज करेंगे, वो हम आगे बात करेंगे। अभी हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसके टर्मिनोलॉजी पे डिस्कस कर रहे हैं अभी। उसके बाद दिन क्रोमेटोग्राम्स, ये क्रोमेटोग्राम उसका, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को हमने कल भी डिस्कस किया था, आज फिर से देख लेंगे। मोबाइल फेज, सॉल्वेंट मूविंग थ्रू द कॉलम, जिसके थ्रू हमारा सॉल्वेंट में मूवमेंट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल फेज। इलुएंट क्या होता है, फ्लूइड एंटरिंग द कॉलम, जो फ्लूइड्स हमारा कॉलम के अंदर हम इंसर्ट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, इलुएंट। इलुएट मीन्स फ्लूइड एग्जिस्टिंग द कॉलम कलेक्ट द फ्लास, मतलब आपने ऊपर से लिया और नीचे जो कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलुएट्स, मतलब नीचे जो हमारा सेपरेट होने के बाद सॉल्वेंट है। इलुएशन मतलब होता है एक प्रोसेस, इलुएटमेंट जहाँ पे इलुएंट और इलुएट्स की प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं इलुएंट। द प्रोसेस वॉशिंग आउट द कंपाउंड थ्रू ए कॉलम यूजिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट, मींस आपके कॉलम के में जो भी हम सॉल्वेंट डाल रहे हैं उसके थ्रू वॉश होने के बाद नीचे जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को इलुएशंस। एंड एनालाइट्स को मिक्सचर दो इंडिविजुअल कंपोनेंट हैव टू बी सेपरेटेड एंड एनालाइज। एनालाइट्स मींस जिस कंपोनेंट को हमें सेपरेशन करना है, मींस अगर हमने प्लांट का एक्सट्रैक्ट लिया है तो उसके अंदर वो एनालाइट्स है, क्योंकि अंदर उसके अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे, जिसको, क्योंकि अगर वो सल्यूट बस है तो उसको हम सैंपल में डिसोल्व करेंगे, दिन वो क्या बन जाएगा, एनालाइट, क्योंकि सॉलिड को तो डायरेक्ट हम सिंपल सॉल्वेंट का यूज करेंगे। ये हमारे यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज ये ग्राफ है, यहाँ पे ये इलुएंट है और यहाँ स्टेशनरी फेज, और जो सेपरेट होगा उसको क्या बोलेंगे, इलुएट्स। ठीक है, इसमें भी और आगे पीछे आप डिस्कस करके देख सकते हैं, हमने कल यही बोला था। ये आप देखिए, इसमें ये हमारा हेक्सेन है सैंपल। ठीक है, तो जो A+B है वो हमारा एनालाइट्स हैं। ठीक है, ये सॉल्वेंट के थ्रू जो यहाँ पे नीचे है उसको इलुएट्स बोलते हैं। ये इस तरह से सेपरेशन के डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी का यूज हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा प्लॉटेड द एक्स एक्सिस, इसमें हमने ये ग्राफ के अंदर प्लॉटेड एक्स एक्सिस रिटेंशन टाइम्स एंड प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस इन सिग्नल, है ना। एक तरफ हमने क्या लिया है, रिटेंशन टाइम्स, ये वाला एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या है, सिग्नल्स, कितना हमारी पीक्स एक सिग्नल आ रहा, शो कर रहा है। ये हमारी टाइम है यहाँ पे, मतलब इसको बोलते हैं रिटेंशन टाइम, कितने टाइम में कितनी पीक्स हमारा शो कर रहा है, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ में रिटेंशन प्लॉटेड द एक्सिस ऑब्टेन्ड बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, किसके थ्रू हम देंगे ग्राफ, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज कर सकते हैं, या तो डिटेक्टर के थ्रू, मास स्पेक्ट्रोमीटर, वैरायटी ऑफ अदर डिटेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट डिटेक्टर्स का यूज हम करते हैं। आगे कहते हैं क्रोमेटोग्राफ्स एंड इरोग्राफ्स इज इंस्ट्रूमेंटल दैट इनेबल एंड सोफिस्टिकेटेड सेपरेशन, जिसके थ्रू हमें सेपरेशन, जैसे क्रोमेटोग्राफ आप लिए हैं, क्रोमेटोग्राफिक या लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, मींस क्रोमेटोग्राफिक या लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का जो सेपरेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको क्रोमेटोग्राफ। क्रोमेटोग्राफिक में फिजिकल मेथड सेपरेशन, अब फिजिकल मेथड भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल भी से हो सकता है। फिजिकल मेथड सेपरेशन डिस्ट्रीब्यूट कंपोनेंट सेपरेट बिटवीन टू फेज, one is stationary phase और second is mobile phase, moving the different directions में movement करता, मीन्स हम फिजिकल फ्लूइड। इलुएट्स की हमने बात कर लिया, इलुएटेड एनालाइट, इलुएट सॉल्यूट, इलुएंट सॉल्वेंट कैरीज द एनालाइट्स, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, बार बार आएंगे तो आपको ये याद रखना। यहाँ पे हम देखा क्रोमेटोग्राफ्स के ये एग्जांपल, सपोज आपने देखा इपॉक्सी फिल्म है, ये डिफरेंट डिफरेंट एक्स एक्सिस, इतने यहाँ पे टाइम एक्स एक्सिस में इंक्रीज होता जाएगा और वाई एक्सिस में उसके पीक्स होते शो करते चले जाएंगे। इस पीक्स के थ्रू ये रिप्रेजेंट करेगा कि नंबर ऑफ मिक्सचर्स, कितने हमारे कंपोनेंट्स आपके मिक्सचर्स के अंदर हैं। लेकिन ये ग्राफ हमको कौन देगा, सिर्फ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से देख, मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक के थ्रू हम ये ग्राफ देख पाते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे सेकंड ग्राफ में हमने डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स लिए हैं, इथेनॉल, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, मिथाइल पेंटेन एंड हेक्सेन,
ठीक है, एनहेप्टेन, टॉलुइन, ये तो डिफरेंट सॉल्वेंट्स का हमने देखा है डिफरेंट पीक्स शो कर रहे हैं, डिफरेंट सॉल्वेंट्स शो डिफरेंट पीक्स आपका जो रिटेंशन करना है। एक टाइम में मान लीजिए 1 मिनट्स में हमने इथेनॉल शो किया, उसके बाद कुछ देर में आइसोपेंटेन, तो इस तरह से सेपरेशन कर रहे हैं हम। यहाँ पे सॉल्वेंट की पीक्स देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप ड्रग मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो या डिफरेंट मिक्सचर्स भी ले सकते हो, उस मिक्सचर्स के अंदर उसके कंपोनेंट को आप देख पाते हैं कि कितने हमारे केमिकल कॉन्स्टेंट्स हमारे। इसके लिए हमें लैम्डा मैक्स भी सिलेक्शन करना पड़ता है, कितना वेवलेंथ। तो लैम्डा मैक्स का सिलेक्शन हम कैसे के थ्रू, पहले यूवी के थ्रू हम कर लेते हैं, क्योंकि एचपीएलसी में हम आसान नहीं होता तो हम डायरेक्ट उसके लैम्डा मैक्स को पुटअप कर दीजिए। सपोज हमने इथेनॉल का, तो इथेनॉल का सेपरेशन देखना है, तो इथेनॉल का हमने 210 उसका लैम्डा मैक्स सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद वो पीक शो करना चालू करेगा। सेकंड बने, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एलोट्रॉपिक सीरीज। आप इसको ध्यान से समझेंगे, एलोट्रॉपिक सीरीज क्या होता है। जब तक हम क्रोमेटोग्राफिक में एलोट्रॉपिक सीरीज नहीं पढ़ते हैं तब तक कुछ भी दिया हमने टीएलसी प्लेट डाल दिया, स्पॉट कर दिया और आया तो आया, नहीं तो आया। तो आपको ध्यान से समझना एलोट्रॉपिक सीरीज है क्या। इट इज ए लिस्टेड ऑफ सॉल्वेंट, जिसके अंदर सॉल्वेंट की लिस्ट होती है, सॉल्वेंट की एफिनिटी क्या है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट्स कितने होते हैं, एंड सॉल्वेंट की पोलरिटी कितना होती है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोपिक सीरीज। लिस्ट ऑफ सॉल्वेंट रैंक अकॉर्डिंग टू देयर इलोटिंग पावर, उनके इलोटिंग पावर के हिसाब से सॉल्वेंट की एक लिस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हम अननोन कंपाउंड्स के अंदर सिलेक्शन कर लें। तो ये immobilized phase is a stationary phase that immobilized on the support particle on the inner wall of column tubing, the mobile phase that move different direction। अब आपने immobilized phase जैसे होता है कि इम्बोलाइजेशन करना, जैसे माइक्रोबीट्स होती हैं, ठीक है। तो आप जिसके अंदर कोई भी इंटरप्ट कर देना, मतलब अंदर जिसके थ्रू पहुंच जाए, इसको इम्बोलाइज इन स्टेशनरी, जिसके थ्रू हमारा ट्रेबल हो रहा है, मतलब इम्बोलाइज मतलब होता है इंटरप्ट कर देना, अंदर की तरफ उसके भेज देना। तो आप देख रहे हैं कि जैसे आपका सल्यूट मॉलिक्यूल है, तो वो मोबाइल फेज में डिसोल्व होकर के स्टेशनरी फेज के थ्रू वो मूवमेंट्स करता है। यहाँ कहता है इट मींस भी लिक्विड अगर है, हेल्सी एंड कैपिलरी, इलेक्ट्रो क्रोमेटोग्राफिक ईईसी बोलते हैं इसको बोलते हैं, ठीक है, एंड गैस जीसी की बात करते हैं, डिफरेंट है। एंड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी, ये डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है जिसमें इसका यूज होता है। द मोबाइल फेज कंसिस्ट ऑफ सैंपल बीइंग सेपरेटेड, एनालाइज द सॉल्वेंट दैट मूव सैंपल थ्रू द कॉलम के थ्रू, मतलब आपको कॉलम यूज होगा, जैसे ग्लास कॉलम होता है, तो एचपीएलसी के अंदर C18 C13 डिफरेंट के कॉलम्स की एक ट्यूब्स होती है, उस ट्यूब्स के अंदर सिलिका जेल अंदर भरा होता है, और आप अपने सैंपल को माइक्रो सिरिंज से या माइक्रो पिपेट से या नेने से तो इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। जैसे आप सैंपल को इंसर्ट करेंगे, उसके अंदर जो स्टेशनरी फेज होगा, मतलब कॉलम होगा, कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज पैक्ड कॉलम में भरा होगा, वो आपके सॉल्वेंट को, मतलब आपको सॉल्वेंट उसके अंदर से जाएगा, और साथ साथ ही आपका जो सल्यूट होगा, मतलब जो कंपोनेंट्स होगा जिसका भी सेपरेशन करना, उसके साथ साथ वो क्या होगा, शिफ्ट मूवमेंट करता हुआ चला जाएगा। मूवमेंट करता हुआ चले जाने के बाद हमारा वो किससे अटैच होते हैं, जनरली क्रोमेटोग्राफिक, जिसमें हम कॉलम की बात कर रहे हैं। कॉलम अपना वर्क करता है, लेकिन उसका जो रिटेंशन है, पीक्स कितना रहा, सेपरेशन है, वो हम एक पीक मतलब एक रिकॉर्डर पे देख पाते हैं कि कब हमारा सेपरेशन चालू हुआ है ना। तो यहाँ पे सिर्फ टर्मिनोलॉजी यूज करना है, आगे जब हम स्पेसिफाइड एसपीएलसी का पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा कि कॉलम कौन से होते हैं, ठीक है, पार्ट कौन से होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कितने पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या वर्क है, वो वहाँ पे देखेंगे। Second, in case of HPLC, the mobile phase consists of non-polar solvent such as hexane, normal phase और polar solvent such as methanol in the reverse phase। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा रिवर्स फेज, ठीक है, नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज दोनों की कंडीशन अलग होती है। नॉर्मल फेज में सॉल्वेंट हमेशा नॉन पोलर यूज करते हैं, तो स्टेशनरी फेज क्या होता है, पोलर होता है। रिवर्स फेज में जो सॉल्वेंट यूज करेंगे, पोलर यूज करेंगे, तो स्टेशनरी फेज हमारा क्या होगा, नॉन पोलर होता है। तो ये दोनों का टर्मिनोलॉजी अलग अलग होगी। कल हमने डिस्कस किया था कि रिवर्स फेज और नॉर्मल फेज मतलब उल्टा, तो इसमें सिर्फ रिवर्स फेज में क्या होगा, सिर्फ आपके
सिलेक्शन करेंगे, जो आपका सॉल्वेंट होगा पोलरिटी के अकॉर्डिंग उसमें चेंज होगा। ठीक है, अब ये देखेंगे इल्यूशन और डिफरेंट इलेक्ट्रोट्रॉपिक सॉलिड्स के सॉल्वेंट है अकॉर्डिंग टू द पोलरिटी, इल्यूशन पावर नॉर्मल फेज एंड इल्यूशन पावर ऑफ द रिवर्स फेज। आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखेंगे ध्यान से। अब हम बात करते हैं इल्यूशन किसका, तो मॉलिक्यूल्स एडर द स्टेशनरी फेज एंड बर्स्ट आउट बाय द मोबाइल फेज। अब आपका स्टेशनरी फेज में वो चिपका होगा, उसके बाद ऊपर से हमने सॉल्वेंट को डाला, तो सॉल्वेंट कैसे क्या करेगा, जो भी हमारा सॉल्यूट होगा, मतलब कहने का मतलब है आपने जिस सैंपल का एनालाइज करना है या ड्रग सैंपल लिया है या प्लांट का स्टिक लिया है, वो पहले से डाल देंगे। डालने के बाद वो क्या करेगा, सॉल्यूट आपका स्टेशनरी फेज से भी इंटरेक्शन करता है, कल ही हमने बात किया था। तो आपका जो सॉल्यूट है, मतलब सैंपल है या ड्रग मॉलिक्यूल्स है या मिक्सचर्स है, आपके स्टेशनरी फेज से इंटरेक्शन करेगा। उसके बाद हमने ऊपर से सॉल्वेंट डाला। दूसरा इसका नेचर है कि आपके पोलरिटी के अकॉर्डिंग आपने जो सैंपल लिया वो पोलर है या नॉन पोलर है। अगर वो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के साथ वो जैसे ऊपर से डालेंगे उससे में डिसॉल्व होता हुआ नीचे की ओर चला जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपोलिटिक इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको डिफाइन किया है। इलेक्ट्रोट्रॉपिक सीरीज को यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्वेंट है, अब आप देखें एनहेक्सेन, बेंजीन, डाइक्लोरोमेथेन, डाइथाइल ईथर, इथाइल एसीटेट, एसीटोन एंड इथेनॉल। इसकी पोलरिटी इंडेक्स देखते हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम पोलर कौन है यहाँ पे, इथेनॉल, और सबसे मिनिमम पोलर कौन सा हमारा यहाँ पे, नॉन पोलर में एनहेक्सेन। मतलब एनहेक्सेन नॉन पोलर नेचर्स का होता है, ठीक है, और इथेनॉल पोलर। तो ये पोलरिटी इंडेक्स है। तो इल्यूशन पावर नॉर्मल फेज के लिए, इल्यूशन पावर नॉर्मल फेज में किसका है सबसे ज्यादा, इथेनॉल का, और मिनिमम किसका है हमारा, एनहेक्सेन पे। अब क्योंकि नॉर्मल फेज में क्या होता है, जो सॉल्वेंट मोबाइल फेज यूज करते हो नॉन पोलर होता है, ठीक है, और यहाँ पे पोलरिटी नीचे की ओर डाउन हो रही है। उसके बाद अगर हम इसको रिवर्स फेज में ले रहे हैं, तो रिवर्स फेज में अब क्या होगा कि पोलरिटी का चेंज हो जाएगी, ठीक है, और इस तरह से ये हमारा उल्टा शो करता है। तो इलेक्ट्रोट्रॉपिक सीरीज के थ्रू हम इल्यूशन स्ट्रेंथ कितना है सॉल्वेंट की, मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूट से कैसे इंटरेक्शंस करता है उसकी बात करते हैं। दूसरा होता है हमारे सॉल्वेंट की पोलरिटी कितनी होती है। आगे और भी एक आध दो चार्ट देख लेते हैं। देखने ये इलेक्ट्रोट्रॉपिक सीरीज है, ध्यान से देखना, बहुत सारी बुकों में नहीं दिया, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये बुक्स में नहीं दिया, सिर्फ पोलरिटी दिया है, इलेक्ट्रोट्रॉपिक सीरीज नहीं दिया है। ये टर्मिनोलॉजी नहीं दिया, ना आपके कस्तूरी वाडेकर में दिया है, न चटवाल में दिया हुआ है, ठीक है, हो सकता है बीके शर्मा में कुछ टर्मिनोलॉजी दिया है। बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक में ये सारी टर्मिनोलॉजी नहीं दी गई है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ना। आप चाहे किसी भी बुक में सर्च कर लें, ये सारा मटेरियल एक साथ नहीं दिया, कुछ दिया है कुछ नहीं दिया। तो आप इसको कहीं पे सॉल्वेंट की पोलरिटी कस्तूरी वाडेकर में सॉल्वेंट की पोलरिटी दे देता है, लेकिन इलेक्ट्रोट्रॉपिक सीरीज का ये इलेक्ट्रोट्रॉपिक सीरीज नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रकार से देखते हैं कि इलेक्ट्रोट्रॉपिक सीरीज आवर द सिलिका जेल के अकॉर्डिंग। एनहेप्टेन 0.02 डाल्विन, ये इलेक्ट्रोट्रॉपिक सीरीज की वैल्यू है, कितना किसकी होगी, तो है ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पे मैक्सिमम मिथेनॉल और वाटर की है। मींस अकॉर्डिंग टू द पोलरिटी, पोलरिटी इनहेंस हो रही है, तो इलेक्ट्रोट्रॉपिक वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रोट्रॉपिक वैल्यू बढ़ रही है। आगे देखेंगे, ये देखिए सॉल्वेंट का इंटरेक्शन किस तरह से है। तो आप बात करते हैं वीक, नॉर्मल फेज और स्ट्रॉन्ग फेज, ठीक, नॉर्मल फेज है ये सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्वेंट लिया पेंटेन, हेक्सेन्स और हेप्टेन, तो इलेक्ट्रोट्रॉपिक वैल्यू जनरली जीरो होती है ना, जीरो की मान सकते हैं, और पोलरिटी जीरो ना के बराबर पोलरिटी होती है। मींस हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, पेंटेन, हेप्टेन्स की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल पोलरिटी जीरो होती है। पोलरिटी का मतलब क्या होता है, इसके बीच में कोई भी पोल्स नहीं होती। पोलरिटी मतलब होता है आपका हाइड्रोलिसिस, कोई ना कोई एक पोल्स निगेटिव हो या तो पॉजिटिव। आप हेक्सेन्स का देखते हैं, हेक्सेन्स का देखते हैं कि C6H6 है, C6H12 है, उसके पास कोई भी जगह नहीं है, हाइड्रोजन चारों तरफ से बाइंड कर रहा है, मतलब कोई भी पोजीशंस नहीं है जिससे कोई भी अदर एटम्स पे अटैक कर सके मत। तो इसलिए हमारा हेक्सेन्स की पोलरिटी जीरो होती है, मींस नॉन पोलर होता है। जहां पे पोलरिटी उसको मतलब डेल्टा प्लस और डेल्टा नेगेटिव का ऑप्शन दिखाएगा, वहां पे पोलरिटी इंक्रीज। अब आप देखते हैं जाइलिन, जाइलिन में इसकी थोड़ी सी बढ़ गई है डाल्विन में, क्योंकि वहां पे अब CH3 मॉलिक्यूल्स हो गया है, बेंजीन में CH3 CH3। अब एक
पॉसिबिलिटी बन गई है कि CH3 का अगर ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई भी जगह है जहाँ पे हम उसको अटैक कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी ये पोलरिटी इंडेक्स हमारी बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे पोलरिटी यहाँ पे वाटर का 10.2 दिया है, लेकिन ये नहीं है, 7 पॉइंट लगभग होती है। तो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस है, तो आपको देखना है। मैक्सिमम सबसे अधिक जो पोलरिट है आपका, सबसे अधिक पोलरिटी किसकी होती है, आपको देखेंगे DMSO और DMF, डाइमिथाइल फार्मामाइड और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड की मैक्सिमम पोलरिटी होती है। वाटर की मैक्सिमम दे देता है, क्योंकि वाटर एक ऐसा चीपेस्ट सॉल्वेंट है, सारी रिएक्शंस के लिए क्या होता है, फेवर करता है, ठीक है। इसलिए वाटर की यहाँ पे 10.2 है, लेकिन अलग अलग बुक में अलग दिया है, किसी बुक में 6 to 8 दिया है। तो आप यहाँ मान के चलेंगे कि अगर सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है, वाटर के अलावा, तो मैक्सिमम पोलरिटी हमारी DMSO की होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि मेथेनॉल भी अक्सर पोलर है। इथेनॉल से ज़्यादा मेथेनॉल होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से कम होगा। एसीटोनाइट्राइल भी पोलर है, कल हमने देखा था प्रोटीन हमारा एसीटोनाइट्राइल में डिसॉल्व हो रहा था। THF से भी है, डाइऑक्सिन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रैक्टिकल्स करना चालू करते हैं अननोन कंपाउंड्स में, या तो HPLC का आप पहली बार करते हैं, UHPLC करते हैं, GC करते हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी करिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी करिए, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करिए, HPTLC करिए, जितनी भी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जब तक आपको सॉल्वेंट का सिलेक्शन नहीं पता, मीन्स आपको सॉल्वेंट की पोलरिटी नहीं पता, आप सॉल्वेंट का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। और यही डिफिकल्टी होती है कि हम मोबाइल फेज क्या लें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बार बार करेंगे कि जब भी हम कोई भी अननोन कंपाउंड्स का सिलेक्शन करना चालू करेंगे, तो सबसे पहले हमने कौन सा सॉल्वेंट लेंगे, एनहेक्सेन और इथाइल एसीटेट, ठीक है। यहाँ पे इथाइल एसीटेट और एनहेक्सेन दोनों की पोलरिटी को हम चालू करते हैं, और इनके रेशियो लेते हैं। एक बार रेशियो लेते हैं 1:1, एक बार 2:1, एक बार 2:1:3, डिफरेंट, क्योंकि ये नॉन पोलर बिल्कुल है। और इथाइल एसीटेट की प्रॉपर्टी किसी बुक में 3.1 है, किसी में 4.5, मतलब 3.1 से 4.5 के बीच में रहती है। तो इस तरह से हमें सॉल्वेंट का सिलेक्शन करना पड़ता है। मीन्स एक नॉन पोलर सॉल्वेंट उठाएंगे और दूसरा हमारा पोलर, और दोनों के रेशियो के अकॉर्डिंग हम सॉल्वेंट का सिलेक्शन करते हैं। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रोमेटोग्राफी को प्रैक्टिकल करने से पहले। अगर आपने इसको क्लियर नहीं किया है, तो आप कुछ भी कोई बताए, तो यहाँ पे हमने देखा है कि वीक नॉर्मल फेज इसके अंदर, तो यहाँ पे हम नॉर्मल फेज यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देख लेंगे, ये देखो हमारे रिवर्स फेज है। अब रिवर्स फेज में क्या हो रहा है, मोर पोलर, पोलरिटी इंडेक्स इंक्रीज हो गई है, और यहाँ पे नॉर्मल फेज में पोलरिटी क्या है, नीचे है। मतलब जब भी हम नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी करेंगे, आपके सॉल्वेंट की पोलरिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब सॉल्वेंट कैसे होने चाहिए, नॉन पोलर। और जब भी हम रिवर्स फेज करेंगे, तो सॉल्वेंट कैसे हम यूज करेंगे, पोलर यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये इस तरह से इंडेक्स में आप देख सकते हैं, वहाँ पे वैल्यू देखा है, एस्टिक एसिड वाटर नॉन पोलर, ठीक है, मॉडरेटली पोलर और वेरी पुअर। तो हमने यही देखा है, पहले हम नॉन पोलर से मॉडरेटली पुअर को हम सिलेक्शन करते हैं। अगर आपका सैंपल इसमें डिजोल्व नहीं होता, तो हम गो टू पोलर तरफ हम जाते हैं। तो इंक्रीज द पोलरिटी इंडेक्स होता है। यहाँ पे भी देखो, पूरा हमने देखा इंक्रीजिंग इन्वेशन पावर को अगर बात करें, तो हेक्सेन का मिनिमम होता है यहाँ पे, और पायरिडीन का, मतलब इस सॉल्वेंट जितने हैं अंदर इसमें सॉल्वेंट दिया है, पेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, टाल्वीन एंड ब्यूटेनॉल, डाइथाइल एसीटोनेट, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, TDHF, मेथेनॉल एंड पायरिडीन। पायरिडीन भी एक प्रकार का बेसिक सॉल्वेंट है ना। ये हमारे पूरे इंडेक्स। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, the mobile phase move through the chromatographic column where simple interact with the stationary phase and separated। अब आप देखेंगे सेकंड वन है कि प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी। प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी और प्रिपरेटिव TLC पे दोनों में डिफरेंस है, समझना। प्रिपरेटिव TLC पे आप लोगों ने नहीं सुना होगा प्रिपरेटिव प्लेट्स होती क्या है, तो हम आपको आज बहुत अच्छे से डिटेल बता रहे हैं कि प्रिपरेटिव प्लेट्स क्या है ना। इट यूज टू, किसके लिए, ये प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी के पहले तो समझ सकते हैं, यूज टू प्यूरिफाई सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस फॉर द फर्दर यूज रेदर देन एनालिसिस। अब आप देखिए, समझो मेरी बात। आपने एक सैंपल लिया, सैंपल को एनालाइज करने के लिए एक 100 ml मान लीजिए इथाइल एसीटेट, और 100 ml आपने क्या ले लिया है, DCM ले लिया है, एनहेक्सेन लिया।
आपने उसमें टीएलसी प्लेट को डिप कर दिया। अब टीएलसी प्लेट को आपने डिप करने के बाद अब वो सॉल्वेंट तो क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है। सॉल्वेंट तो आपको वो मतलब क्या होगा, उसके अंदर की सोल्यूट डिसॉल्व हो गया। तो यहाँ पे यूज कर रहा है कि प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी यूज टू प्यूरिफाइड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस फॉर फर्दर यूज। मीन समझना ध्यान से, प्रिपरेटिव टीएलसी का क्या मतलब होता है, बहुत ध्यान से समझना। प्रिपरेटिव टीएलसी मतलब होता है आपने एक टीएलसी प्लेट ली, उस टीएलसी प्लेट में आपने स्पॉट लगाए। ये डायग्राम के थ्रू चलते हैं तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये देखिए, इसको बहुत अच्छे से देखना, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि आप हमारी क्लास स्किप मत कीजिए। एक ये टीएलसी प्लेट है, इस टीएलसी प्लेट में हमने 3 स्पॉट लगाए हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट है। यहाँ पे स्पॉट लगाया, अगर आपने प्लांट से ड्रग लिया, समझिए प्लांट से आपने ड्रग निकाला है, अब वो हो सकता है वो 1 mg 2 mg या 100 mg भी आए, और 100 mg ड्रग को आपने एक प्रिपरेटिव टीएलसी कर रहे हैं। प्रिपरेटिव टीएलसी इसलिए किया जाता है कि आपके ड्रग के अंदर कितने केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं हम पहले एनालाइज तो कर लें, पता तो कर लें, और उसको सेपरेट करने की कोशिश करें। मैंने हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे टीएलसी प्लेट्स में हमने देखा, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 स्टॉप ने यहाँ पे, एक यहाँ पे स्पॉट है, एक स्पॉट यहाँ, इसके बाद स्पॉट है। मीन्स हमने इसमें 1 2 3 4 4 स्पॉट लगाया और 4 हमारे यहाँ तक गया। तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया, बॉटम सरफेस पे मार्किंग करते हैं, स्केल से मार्किंग करने के बाद यहाँ पे स्पॉट और जो भी सैंपल्स होते हैं उसके सिंबल का यूज कर लेते हैं। ये देखिए, ये टीएलसी प्लेट हमने बनाया, इस टीएलसी प्लेट में हमने क्या किया, यहाँ पे 4 स्पॉटिंग किया। उस स्पॉटिंग करने के बाद हमने सैंपल को उसके अंदर स्पॉट कर दिया, मतलब जो सैंपल था उसको सैंपल में सॉल्वेंट में डिजोल्व कर स्पॉटिंग करने के बाद इसको हमने टैंक में डाल देते हैं। कहाँ डालते हैं हम इसको, टैंक में डाल देते हैं, समझना ध्यान से। ये हमारा टैंक है, ठीक है। एक प्लेट लिया, देखना, इस प्लेट को हमने स्पॉट करने के बाद इस टैंक में, इसको बोलते हैं टीएलसी चैम्बर। टीएलसी चैम्बर मतलब होता है जिसके अंदर हमने प्लेट को डाल दिया। अब आप यहाँ देखिए, स्पॉटिंग यहाँ किया था, आफ्टर द सॉल्वेंट में रन करने के बाद हमारे स्पॉट कहाँ पहुंच गए, ऊपर की ओर पहुंच गए। ब्लू का थोड़ा ज्यादा स्पॉट है और हमारा येलो का, मीन्स 2 कंपोनेंट्स है। तो आप यहाँ पे देखने ध्यान से समझिए कि मिक्सचर है, तो हमने कैसे लिया, ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट को। एक हमने स्पॉट मान लीजिए ए लिया, तो ए का हमने यहाँ पे स्पॉट किया और बी का हमने इस पे स्पॉट किया, और तीसरा में हमने ए का भी एक स्पॉट किया और बी का भी स्पॉट किया। अब आपको देखना है कि ए और बी दोनों के रिटर्न्स मतलब कि आरएफ वैल्यू डिफरेंट आएगी या नहीं, तो हमने इसको रन करके सॉल्वेंट में डाल दिया। ये हमारा यहाँ तक ट्रेवल हुआ और बी हमारा यहाँ पे। ये हमारा मिक्सचर्स था, मिक्सचर्स में हमने देखा कि एक स्पॉट हमारा ए का आ रहा है और एक स्पॉट हमारा बी का आ रहा। मीन्स आपके सैंपल के अंदर अगर 2 केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं तो उसके 2 स्पॉट होंगे। अब आप बताइए कि इस सैंपल को हम सेपरेट कैसे करें। तो इस सैंपल के अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स को जो सिंपल मेथड होती है ना, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी मेथड। उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रिपरेटिव टीएलसी। प्रिपरेटिव टीएलसी मतलब होता है एक बड़ी सी पूरी हम रेक्टेंगुलर शीट ले लें, मतलब हमारा 10 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस हो, है ना, 10 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ जितनी हो मान लो 20 सेंटीमीटर। इसके नीचे में हमने बहुत आपको 2 ग्राम सैंपल लिया, ध्यान समझना, 2 ग्राम सैंपल को लिया, उस 2 ग्राम सैंपल को 10 ml सॉल्वेंट में डिजोल्व किया। डिजोल्व करने के बाद उसमें बहुत यहाँ से यहाँ तक हमने उसमें पूरा सैंपल लगा दिया है। इसमें एक स्पॉट नहीं डालेंगे, इस बार क्या करेंगे, पूरा यहाँ तक सॉल्वेंट हमने एक 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 स्टॉप करके डाल दिया। उसके बाद इस प्लेट को हम कहाँ डाल देंगे, इस टीएलसी चैम्बर में। टीएलसी चैम्बर में डालने के बाद सॉल्वेंट जब ऊपर की ओर रन होगा तो जो भी हमने स्पॉट लगाया है वो स्पॉट ऊपर की ओर जाना चालू हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्पॉट, तो आपको जितने भी एक सैंपल के अंदर मान लीजिए 4 केमिकल कांस्टेंट है, तो एक का कलर ये आया, दूसरे का कलर ये है, और तीसरे का कलर ये, और चौथे का कलर ये। मीन्स आपके सैंपल के अंदर जो भी प्लांट से ने आपने स्टेट लिया है उसके अंदर 4 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है, 4 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है।
उस 4 केमिकल कॉन्स्टेंट्स को अब अलग करने के लिए ये सिलिका जेल, इतना सिलिका जेल अलग कर लिया, इसको निकाल के एक बीकर में डाल दिया, ये वाला हमने दूसरी बीकर में डाला या कोनिकल्स में लिया, तीसरा इतना सिलिका जेल को लिया और इसको स्क्रेच कर दिया, मतलब यहाँ से निकाल के तीसरे में डाल दिया, और ये फोर्थ जो कलर आया था इसको हमने चौथे बीकर, मतलब हमने कहा एक बीकर्स लिया, एक कोनिकल्स, तो इतना जितना कलर ये पार्ट्स थे, ये जो भी पार्ट्स था, इस पार्ट को हमने यहाँ पे निकाल लिया। रिमेनिंग जो ब्लू कलर्स दिख रहा है, ब्लू कलर को हमने स्क्रीच किए, स्क्रीच मतलब उसकी छिलका छिलका झाड़ लिया, स्क्रेचिंग मतलब स्क्रीच, उसको दूसरे बीकर्स में रखा, इसको तीसरे बीकर्स में रखा और इसको चौथे बीकर। अब आप बताइए, हमने सिलिका जेल लिया है लेकिन नीचे क्या किया था, सैंपल, तो आपको देखेंगे कि इस सैंपल को हमें रिकवर करना है और सेपरेट भी करना है। रिकवर भी करना है मीन्स हमारा तो जो हमने प्लांट्स निकाला तो 5 ग्राम तो था ही, 5 ग्राम में हमने 2 ग्राम में टीएलसी कर ली, अब वो सैंपल हमारा वेस्ट क्यों हो, उसको हमें सेपरेट भी करना है, उसको रिकवर भी करना। तो सैंपल को सेपरेट करना और रिकवर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिपरेटिव टीएलसी प्लेट का यूज करते हैं। और प्रिपरेटिव टीएलसी के प्लेट के बाद जो हमने इस सिलिका जेल को स्क्रेच करके निकाला है, इसमें ड्रग के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको 10% डीसीएम मेथेनॉल में डिसॉल्व करते हैं, 10% डीसीएम में डिसॉल्व करेंगे और डिसॉल्व करने के बाद उसको फिल्टर कर देते हैं। डिसॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे। अब आप बताइए, जब फिल्टर करेंगे तो फिल्टर के ऊपर सिलिका जेल तो फिल्ट्रेट हो जाएगा, नीचे हमारा सॉल्वेंट के साथ ड्रग के मॉलिक्यूल्स नीचे पहुंच जाएंगे। उस ड्रग के मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, हम सॉल्वेंट को इवापोरेट करेंगे और आपका केमिकल कॉन्स्टेंट्स मिल जाएगा आपको। ये कौन सी मेथड हुई, ऑर्डिनरी मेथड्स हुई, जिसके थ्रू हम आपको एक सैंपल के अंदर अगर 4 डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं तो उसको कैसे सेपरेट करते हैं, हमने ये आपको टेक्निक्स बताई। सेकंड कहता है कि अगर हम प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे तो जो भी ये सल्यूट है, इस सल्यूट को प्यूरिफाई करना है, उस सल्यूट को प्यूरिफाई करने के लिए ये हम क्या यूज करते हैं, प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रिपरेटिव टीएलसी प्लेट के थ्रू कैसे कंपाउंड करते हैं उसको भी हमने बताया, और ये हमारी टेक्निक्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, क्रोमेटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट, जिसके थ्रू हम तो ये देखिए कॉलम की जो हम बात करते हैं ना, बार बार कॉलम की बात कर रहे हैं, तो ये कॉलम है, ये इस कॉलम के अंदर देखिए, ये अगर हमने ड्रग लिया डाला है तो इसके अंदर 4 कलर दिख रहे हैं, मतलब एक विजुअलिटी दिख रहा है, तो ये कॉलम है, इसको ग्लास कॉलम हो सकता है, स्टेनलेस स्टील इस कॉलम, ये कॉलम क्या होगा, पैकिंग ऑफ स्टेशनरी, इसके अंदर स्टेशनरी फेस फिल होता है, मतलब बहुत ही 0.2 से 5 माइक्रोन्स के पार्टिकल सिलिका के इसके अंदर भरे होते हैं, और यहाँ से हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं, मतलब जिस वो सैंपल को सेपरेट करने के बाद इस मॉनिटर में डिफरेंट क्या करता है, पीक्स शो करता है, डिफरेंट पीक्स शो करता है। उस पीक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, सैंपल को सेपरेशन पता करते हैं कि आपके सैंपल के अंदर कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे। तो ये हमारा किसकी बात कर रहे थे, हम यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रिपरेटिव टीएलसी प्लेट की। प्रिपरेटिव टीएलसी प्लेट का ये इंपॉर्टेंस है। तो आगे इसका देखेंगे थ्योरी क्या है। प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी यूज प्यूरिफाई सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस फर्दर यूज। एक बार हमने यूज कर लिया, अब दूसरी बार फिर यूज करना है तो आपको फिर से प्लांट लें, प्लांट्स की लीव्स के एक्सट्रैक्ट निकालें, एक्सट्रैक्ट को निकालने के बाद उसको क्रूड को मटेरियल निकालें। लेकिन मान लीजिए हमने क्रोमेटोग्राफी किया, अब आपको आईआर भी करना है, आपको एनएमआर भी करना है, उसके बाद आपको मास भी करना है, एक कंपाउंड्स को प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना है, तो हर बार न्यू सैंपल दो। तो आपको ये करना है, हर बार अगेन सैंपल को यूज नहीं करो, एक ही सैंपल को रिकवर करते हुए, क्योंकि एक कोई भी एनालिटिक टेक्निक्स को, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने में, प्लांट से एक्सट्रैक्ट को आइसोलेशन करने में, एक्सट्रैक्ट निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, टाइम भी कंज्यूम होता है, सॉल्वेंट का भी लॉस होता है, ठीक है, एक्सपेंसिव टेक्निक भी होती है। ये सारी प्रोसेस क्यों करो, जब आपने एक बार सैंपल को ले लिया है उसी सैंपल को प्यूरिफाई करके अगेन उसको यूज कर सकते हो। यही तो एक हमारा फार्मास्यूटिकल फील्ड का रोल है कि आप एक सैंपल को किस तरह से प्यूरिफाई करके फर्दर उसको अगेन यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे द रिटेंशन टाइम इज कैरेक्टराइज्ड टाइम टेक द पार्टिकुलर एनालाइट पास थ्रू द सिस्टम।
फ्रॉम द कॉलम इनलेट और डिटेक्टर। ये तो कॉलम होगा, उसके अंदर क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट था, इसके अंदर डिटेक्टर्स होती हैं, डिटेक्टर्स को डिटेक्ट करने के बाद इस रिकॉर्डर पे पीक्स को शो करके दिखाता। ठीक है, अंदर डिटेक्टर कंडीशन आल्सो, तो ऐसे आता कोवार्ट रिटेंशन इंडेक्स, आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद द सिंपल मैटर एनालाइज्ड इन क्रोमेटोग्राफी मे बी कंसिस्ट ऑफ सिंगल कंपोनेंट्स और मे बी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, सिंगल कंपोनेंट्स या मिक्सचर ऑफ द कंपोनेंट, बहुत सारे एक कंपोनेंट्स के अंदर, मिक्सचर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। व्हेन द सैंपल इज ट्रीटेड द course of the analysis, phase containing a light interest are referred to the sample where anything interested separated from the sample before course and are referred in the waste। वो कहता है आगे जो हमने बताया वही चीजें वेस्ट। इस तरह से आप प्रिपरेटिव टीएलसी जब कभी करेंगे, प्रिपरेटिव टीएलसी करते टाइम आपकी टीएलसी पतली नहीं यूज है, पूरी बड़ी सी, जितनी प्लेट को अपन कट करके अलग अलग छोटी बनाते, जैसे ये पूरी प्लेट है उसको कट करके हम इतनी निकाले हैं, आपको पूरी प्लेट यूज करना पड़ेगा, तब आपका प्रिपरेटिव टीएलसी का होता है। अब आप यहाँ देखिए, ये पूरी प्लेट लिया, इस पूरी प्लेट को मतलब फुल साइज ऑफ द प्लेट, सपोज 10 सेंटीमीटर और 20 या 15-20 का उसकी थिकनेस होगी, उसको हमने पूरा सॉल्वेंट में डिप कर दिया। देखिए ये ग्लास से कवर है, डेवलपिंग चैम्बर है, यहाँ पे सॉल्वेंट भरा हुआ है, और ये प्रिपरेटिव टीएलसी प्लेट को इस तरह से डाल देंगे। जैसे डालेंगे तो क्या स्पॉट हमें पहले दिखेगा? नहीं, हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, रन करता हुआ ऊपर की ओर जाएगा। इस तरह से हमारा सॉल्वेंट जाएगा, और जितने भी हमने स्पॉट लगाए हैं, ये स्पॉट 1 2 3 4 ये स्पॉट ऊपर की ओर जाएंगे। अब आप देखेंगे एक सैंपल के अंदर हो सकता है ये भी 2 कंपोनेंट्स हैं, 1 2 2 2 हर जगह 2 है, तो हम पहले एक को स्केच कर लेंगे, पूरा हम सिलिका जेल यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद येलो वाला स्पॉट जहां तक आएगा उसके सिलिका जेल को हम ऊपर निकाल लेते हैं। ये हमारा प्रिपरेटिव टीएलसी। ओके, क्लियर? ये हमारा प्रिपरेटिव टीएलसी। ये कहता है solute refer to the sample component partition chromatography. The solvent refer any substance capable of solubilizing another substance and especially the liquid mobile phase in liquid chromatography. Stationary phase substance, देखिए समझिए, stationary phase substance fixed in the place for the chromatographic procedure, मतलब स्टेशनरी फेज तो फिक्स होगा। फॉर एग्जांपल इंक्लूड द सिलिका लेयर, तो सिलिका लेयर तो आपकी क्या है, फिक्स है ना, यहाँ पे सिलिका की लेयर तो फिक्स है, वो तो मूवमेंट्स नहीं कर रही है, ठीक है। एंड लेयर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी दोनों की, और इसके लिए हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए डिटेक्टर्स यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक, जिसके थ्रू हम फिक्स का सैंपल करते हैं। तो ये हमारा आपका ये एक क्रोमेटोग्राफिकल टर्मिनोलॉजी है, जिसके थ्रू हम प्रैक्टिकल्स करने के टाइम पे हम इसको ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्रोमेटोग्राफिकल टर्मिनोलॉजी हैं। इस क्रोमेटोग्राफिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारा